हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने जो बेसिक नीड्स होते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो उनमें से क्या है, कुछ प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं और कुछ इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट बना सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, उसके नीचे आप नेचुरल वाले लिखेंगे। और जो मैन मेड हैं, नेचर के अंदर जो पाया जाता है, जैसे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये नेचर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। हवा में हम सांस लेते हैं, ये भी नेचर के अंदर है। ठीक है। वाटर, हमें अंडरग्राउंड वाटर जो यूज़ करते हैं हम, वो भी नेचुरल है। मिट्टी के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अगर मिट्टी ना होगी तो हम प्लांट्स को कहाँ ग्रो करेंगे? तो सोइल भी नेचुरल मटेरियल है। और दूसरा जो कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर हमें मैन मेड आर्टिकल्स लिखने हैं। तो मैन मेड तो बहुत सारी आइटम्स हैं, जैसे ये बुक है, पेन है, कॉपी है, फर्नीचर है। ठीक है। ये सब क्या है? मैन मेड आइटम्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि मैन मेड हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट के अंदर एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चारों चीज़ें, एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, हमें प्रकृति से मिलती हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? आप क्लास 7th में जो आपका चैप्टर था वाटर, वो पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये बताना है कि क्या वाटर है एक लिमिटलेस, जिसकी लिमिट ही ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, क्या ऐसा रिसोर्स है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 काइंड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। किस बेस पे? इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, कि वे कितने अवेलेबल हैं। फर्स्ट है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in the nature and are not likely be exhausted by human activity। जो inexhaustible natural resources हैं, ये इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, बहुत लार्ज क्वांटिटी है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वे ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स है सनलाइट और एयर, क्योंकि सूर्य हर रोज़ निकलता है, अस्त हो जाता है, अगले दिन फिर उदय होता है। तो एयर भी एक अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है। सेकेंड टाइप है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का अपोजिट है। इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका अमाउंट लिमिटेड है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज़ लिमिटेड। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। वे एक ना एक दिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो जाएंगे। और कौन कौन से हैं ये रिसोर्सेज? फॉरेस्ट हैं, अगर फॉरेस्ट की कटिंग लगातार होगी तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। और फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। मिनरल्स हैं, अगर मिट्टी में से, धरती में से हम मिनरल्स को निकालते ही रहेंगे
निकालते ही रहेंगे तो एक ना एक दिन वे भी ख़त्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों फ्यूल्स हैं। अगर हम इन फ्यूल्स को कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे दो टाइप के थे, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल में था सनलाइट और एयर, और एग्जॉस्टिबल में है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो हम इन तीनों को इस चैप्टर के अंदर एक एक करके स्टडी करेंगे। दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ब्रैकेट के अंदर दिया है फॉसिल्स। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये कैसे बने हैं? ये बने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके डेड रिमेन्स से। तो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। तो इसी कारण इन फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोल, सेकंड हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और थर्ड पढ़ेंगे हम नेचुरल गैस। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल को देखा, कोयले को देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। स्टोन जैसा, पत्थर जैसा हार्ड होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, फिगर में दिखाया हुआ है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। फूड बनाने में, फूड को कुक करने में, पकाने में यूज़ होता है। फ्यूल की तरह यूज़ होता है कोयला। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। पहले इसका यूज़ रेलवे इंजन्स में होता था, स्टीम बनाई जाती थी और जिससे इंजन चलता था। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ कहाँ होता है कोयले का? थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। वहाँ पर क्या करते हैं? इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पर कोयले को फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, तो हम कोयले की कहानी पढ़ेंगे कि कोयला कैसे बना है पृथ्वी के नीचे। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। कोयला हमें कैसे मिलता है और ये कहाँ पे और कैसे मिलता है और हमें कहाँ पाया जाता है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in the low-lying wetland areas. आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर क्या था? डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सॉइल। और नेचुरल प्रोसेसेस, जो प्राकृतिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है तो ये जो फॉरेस्ट थे ये क्या हुआ? मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सोयल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। और जब उनके ऊपर मिट्टी बार बार जमती रही तो वे कंप्रेस हो गई, बिल्कुल दब गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और जैसे जैसे नीचे वे धंसते गए टेम्परेचर बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गो स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स थे वे धीरे धीरे कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए, बदल गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोयले के अंदर मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो स्लो प्रोसेस होता है, जो धीरे धीरे जो डेड वेजिटेशन है वो कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है, इस स्लो प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए फॉसिल फ्यूल। तो कोयले को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये वेजिटेशन से बना है। वेजिटेशन के जो बचा खुचा बच जाता है उससे बना है, तो इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ए कोल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2।
एक फिगर दिखा रखी है कोल माइन की। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला जलता है हवा के अंदर तो इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, कोल टार एंड कोल गैस। कोयले से कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कोक है, कोल टार है और कोल गैस है। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कोक। इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ होता है, हार्ड होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं इसलिए इसको पोरस बोलते हैं और ब्लैक कलर का होता है कोक। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। और कोक का कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक का स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्टील बनाने में यूज़ होता है और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। कोल टार, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। जो कोल टार से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, जो कोल टार्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वे किस चीज़ में यूज़ होते हैं? ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में, सिंथेटिक डाइज़ वाली इंडस्ट्री में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फोटोग्राफी मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली नेप्थेलिन बोल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। जो नेप्थेलिन बोल्स होती हैं जो कीड़ों को या मोथ्स को रिपेल करती हैं, दूर भगाती हैं, जो हम अपने कपड़ों में भी रखते हैं, वाइट कलर की बोल्स होती हैं, ये भी कोल टार से ही बनाई जाती हैं। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। आजकल कोल टार की जगह बिटुमिन यूज़ किया जाता है। ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिससे रोड्स की मेटलिंग की जाती है, रोड्स को पक्का किया जाता है। तो कोयले से हमें कोक मिलता है, यूज़फुल प्रोडक्ट, कोल टार मिलता है और थर्ड है हमारा कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोयले से कोक बनाते हैं तो उसी टाइम कोल गैस भी मिलती है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में ही ये एज ए फ्यूल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। तो हम कोयले के बारे में कर चुके हैं। हार्ड होता है, जैसे स्टोन हार्ड होता है ऐसे ही हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है। और ये किससे बना है? रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से। और ये एक फॉसिल फ्यूल है। इससे 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो फर्स्ट हमारा फॉसिल फ्यूल कोल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज़ होता है मोटरसाइकिल के अंदर, स्कूटर्स के अंदर और कार के अंदर। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर क्या यूज़ होता है? डीजल यूज़ होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये जो दोनों हैं पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं? हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। The word petroleum is derived from petra meaning rock and oleum meaning oil।
एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल, क्योंकि ये अर्थ के नीचे रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, तो ये रॉक दिखा रखी है, यहाँ पे भी ये रिजर्वॉयर रॉक है, इम्परवियस रॉक है, और इनके बीच में ये ऑयल पाया जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बना था? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम किससे बना था? जो ऑर्गेनिजम्स सी के अंदर रहते हैं उनसे। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे जैसे ये सी ऑर्गेनिजम्स डाई हो गए, मर गए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी बॉडीज़ क्या हुआ, सी की जो तलहटी थी उसके अंदर सेटल हो गई, इकट्ठी हो गई। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर मिट्टी की और क्ले की परतें जमती गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की वहाँ पे कमी होती है समुंदर की तलहटी में, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एंड हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो सी एनिमल्स थे जो समुंदर की तलहटी में मरने के बाद जो इकट्ठे हो गए थे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, लाखों सालों के बाद वे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and don't mix with it. तो यहाँ पे जो गैस दिखा रखी है नेचुरल गैस, ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होते क्योंकि इनकी अलग अलग लेयर दिखा रखी है, वाटर यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है और गैस यहाँ पे है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट oil well was drilled in पेनिसिल्वेनिया USA in 1859। तो वर्ल्ड का सबसे पहले जो तेल का कुआं था वो USA में डिस्कवर हुआ था। 8 years later in 1867, 8 साल के बाद आसाम के अंदर भी ऑयल पाया गया। इंडिया में ऑयल आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और जो रिवर्स हैं गोदावरी और कृष्णा, उनके रिवर बेसिन्स में पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो इम्प्योर फॉर्म होती है, तो इसलिए उसकी रिफाइनिंग की जाती है। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, मतलब गंदी स्मेल होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। और ये कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। यहाँ पे एक पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे यहाँ पे टेबल के अंदर दिए हुए हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम? फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, LPG बोलते हैं इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एज ए फ्यूल यूज़ होती है ये घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंड है पेट्रोल, पेट्रोल एज ए मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। जब हमारे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो हम ड्राई क्लीन कराते हैं तो वे पेट्रोल ही यूज़ करते हैं। थर्ड है कैरोसिन, तो कैरोसिन भी एज ए फ्यूल यूज़ होता है स्टोव्स में, लैम्प्स में और जेट एयरक्राफ्ट में। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं। जिनके घरों में जनरेटर होते हैं वे इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि उनके अंदर डीजल डलता है।
लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में काम आता है। पैराफिन वैक्स से ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन बनाए जाते हैं। और बिटुमिन पेंट्स में यूज़ होता है, रोड मेटलिंग के लिए भी यूज़ होता है, रोड सरफेसिंग के लिए। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज मिलते हैं। दीज आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स, और इनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of detergents, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc. तो हमने पीछे चैप्टर में किया था कि हमें जो फाइबर्स मिलते हैं जैसे पोलिएस्टर है, नायलॉन है और ये डिटर्जेंट्स होते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, यूरिया। नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और वो फर्टिलाइज़र्स बनाने में काम आती है। यूरिया के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना। तो हमारे 2 फॉसिल फ्यूल हो चुके हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें जो सी एनिमल्स हैं उनके मरने के बाद जब वे डिपॉज़िट हो जाते हैं समुंदर की बॉटम में, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो एनिमल्स हैं वे पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम निकलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसकी रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। और पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये 7 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये इनके यूजेस हैं। तो थर्ड है हमारा फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप्स के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीएनजी। सीएनजी का यूज़ होता है पावर जनरेशन में, और व्हीकल्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत कम पोल्यूटिंग होती है, ये क्लीनर फ्यूल है। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है सीएनजी का? इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये घरों में और फैक्ट्रियों में यूज़ होती है डायरेक्टली बर्निंग के लिए, और इसको पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और जो पाइप्स लाइन का नेटवर्क बना हुआ है, सीएनजी ट्रांसपोर्ट होती है, गुजरात में वडोदरा सिटी में है और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी नेचुरल गैस यूज़ होती है, क्या बनाने में? केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, और हमारे देश में नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान। और कहाँ पाई जाती है नेचुरल गैस हमारे देश के अंदर? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। बुज्जो एक आंसर क्वेश्चन पूछता है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या कोयला और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्या इनको लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? नो, देयर फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो पहली इसका आंसर देती है नहीं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और जो उनके बनाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो लेबोरेटरी के अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो हम लेबोरेटरी के अंदर इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किया था सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं। कोल एंड पेट्रोलियम ये भी फॉसिल फ्यूल्स हैं।
इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स, और इनको बनने में मिलियंस लाखों साल लगे हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, और इनके जो स्रोत हैं, जो इनके रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, वे आने वाले कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएंगे, सैकड़ों सालों में ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स, और दूसरा क्या है कि इनको जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, तो हमें इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही यूज़ करें तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और काफ़ी लंबे समय तक हमारे ये रिजर्व्स बने रहेंगे, चलेंगे। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। इंडिया में जो एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, इसकी फुल फॉर्म है PCRA, ये लोगों को एडवाइस करती है कि किस तरह से हम पेट्रोल और डीजल को, जब हम अपनी कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो इनको कैसे हम बचा सकते हैं, टिप्स दे रखे हैं। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज़ फार एज़ पॉसिबल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड रखनी चाहिए जब हम गाड़ी चलाते हैं। सेकंड क्या है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जब ट्रैफिक लाइट्स आती हैं जहाँ हमें वेट करना होता है तो हमें वहाँ पे इंजन को स्विच ऑफ करना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के अंदर जो प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए, हवा अच्छे से भरी होनी चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल को भी रेगुलर मेंटेन करना चाहिए, उसका चेक कराते रहना चाहिए। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हमारी वीडियो के अंदर आ चुके हैं सारे के सारे, और ये है हमारे चैप्टर की समरी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, और कहाँ से बनते हैं ये, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वट आर दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, कभी ना कभी ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और कोल से 3 चीज़ें मिलती हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, देर आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेट हो जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज़ दैम जुडिशियसली, और जो ये रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं तो हमें इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।